ठीक है, चलिए बात करते हैं कल वाले टॉपिक के बारे में थोड़ा सा, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। तो कल हमने शुरुआत किया था केमिकल बॉन्ड से, तो देखेंगे थोड़ा सा क्या क्या बातें किया गया था। केमिकल बॉन्डिंग की शुरुआत की गई थी और केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले हमने बताया था केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो हमने बताया होगा कि दो एटम्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दोनों एटम को बांधे रखता है उसी को बोलते हैं क्या चीज, केमिकल बॉन्ड। मतलब कि केमिकल बॉन्ड का मतलब बस इतना सा है, एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो एटम्स को आपस में बांधे रखे। फिर बताया गया था कि केमिकल बॉन्ड क्यों जरूरी है बनना, मतलब क्यों बनता है। तो हमने बताया था कि एटम्स अकेले जब रहते हैं तो वो अनस्टेबल रहते हैं, या कह सकते हो कि वो स्टेबल फॉर्म में नहीं रहते हैं, तो वो खुद को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है ना, कल मैं सारी चीज बताया था। तो ये बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि इन्हें क्या चाहिए, स्टेबिलिटी। और हमने बताया था स्टेबिलिटी कोई भी एटम दो तरीके से ला सकता है अपने अंदर। एक तो अपने आप को वो मिनिमम एनर्जी स्टेट में ले जा करके मिनिमम एनर्जी स्टेट में ले जाए, और मिनिमम एनर्जी स्टेट में कैसे ले जा सकता है, तो जहां पर उसकी एनर्जी है उससे कम करने का एक ही तरीका है, बॉन्ड बना लो। तो जब एटम बॉन्ड बनाते हैं तो उससे एनर्जी रिलीज हो जाती है, तो वो जहां खड़ा था जितने एनर्जी पे वो था उससे वो लोअर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। और दूसरा तरीका क्या बताया गया था कि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले, अपने ऑक्टेट को क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा, तो वो भी बॉन्ड बना करके। अच्छा, ऑक्टेट कंप्लीट होने से कैसे स्टेबिलिटी बढ़ रही थी, तो हमने बताया था कि ऑक्टेट अगर कंप्लीट है तो वहां पे क्या होता है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर गेन करता है। और हमने बताया था कि कोई भी एटम अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर गेन करेगा तो सिमेट्री किस चीज को लाता है, स्टेबिलिटी को। और अगर ऑक्टेट कंप्लीट है मतलब कि वहां पे सिमेट्री आएगा, और सिमेट्री आने से स्टेबिलिटी आती है। ठीक है ना, तो इन दो रीजन से कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल कर पा रहा था। इसके बाद से हमने बताया था कि बॉन्ड जो है हम 6 तरह के पढ़ते हैं, जिसमें से मैं बताऊंगा सबसे पहला आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, चौथा था मेटेलिक बॉन्ड, छठवां था हाइड्रोजन बॉन्ड एंड छठा था वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये 6 तरह के बॉन्ड पढ़ने थे। हमने शुरू में बताया था कि स्टार्टिंग के 4 बॉन्ड इंटर एटॉमिक बॉन्ड होते हैं, मतलब ये स्पेशली एटम और एटम के बीच में लगते हैं। और नीचे के 2 बॉन्ड इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड थे, मतलब ये कोई मॉलिक्यूल है और ये कोई मॉलिक्यूल है, इसके बीच में अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है तो वो कौन सा था, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वो एक्चुअल में या तो वैन डर वाल वाला होगा या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, उसके बाद से हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड हैं उसमें जो ऊपर के 3 थे कौन कौन, तो हमने आयनिक के बारे में थोड़ा सा बताया था, कोवैलेंट के बारे में थोड़ा सा बताया था एंड कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ा सा बताया था। और हमने बताया होगा कि आयनिक बॉन्ड कब बनता है, तो इसके लिए बताया क्या होगा कि 2 एटम अगर आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, और बॉन्ड बनाने का पैटर्न कुछ इस तरह से है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे को दे और दूसरा उसको एक्सेप्ट करके स्टेबल हो जाए। तो यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन निकाल के स्टेबल हुआ और ये इलेक्ट्रॉन ले करके स्टेबल हुआ, तो इस वजह से यहाँ पर अगर बॉन्ड बन रहा है तो इसको बोला था हमने आयनिक बॉन्ड। और फिर बताया गया था कोवैलेंट में कि 2 एटम आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से अगर बॉन्ड बनाते हैं, मतलब ये भी शेयर किया है इलेक्ट्रॉन और ये भी शेयर किया है, तो शेयरिंग से अगर कहीं बॉन्ड बन रहा है तो वो कोवैलेंट होगा। और यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग मतलब दोनों तरफ से, ये भी शेयर किया वो भी शेयर किया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बताया गया होगा कि 2 एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो करते हैं, लेकिन शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करता है, सिर्फ एक एटम। ठीक है ना, तो ये सारी बातें हम लोग कल कर चुके हैं, आज इसी के आगे बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे, फिर इसके बाद से एक चीज और बताया गया था कि ये जो बॉन्ड है कई तरह के, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थियरीज दी गई थी, दिया गया था ना। और हमने बताया होगा कि 4 थियरीज को पढ़ना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहली जो थियरी थी हमारी क्या थी, लेविस कोसेल थियरी।
ठीक है ना। उसके बाद से तुम्हें बताया गया होगा कि दूसरा वाला जो थियरी था वो था वैलेंस बॉन्ड थियरी। तीसरा था वेस्पर थियरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, ठीक है ना, वेस्पर थियरी। उसके बाद से फोर्थ वाला था हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो ये 4 तरह की थियरीज हमें पढ़ना है, एक एक करके डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आज हम शुरुआत करेंगे लेविस कोसेल थियरी, क्या होता है। तो ये कल की बातें थी जो हम लोग कल डिस्कस किए थे, आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई इसको मिटाया जाए। तो बात करेंगे हम लोग लेविस कोसेल थियरी के बारे में। ठीक है ना, तो सुनेंगे। जो मॉड्यूल मिलेगा, मॉड्यूल में थोड़ा सा चीजें इधर उधर है तो उसको हम लोग मैनेज कर लेंगे, बट अभी हम लोग लेविस कोसेल थियरी देखते हैं, ठीक ना। लेविस कोसेल थियरी का कहना ये है कि कोई भी एटम अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन अगर रखा है तो वो स्टेबल है, और अगर उसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो स्टेबल नहीं है। जैसे मैं तुम्हें बताया हूँगा कि अगर हमारे पास ये एटम है तो इसमें न्यूक्लियस है जहाँ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं, पता है, और ये हमारा पहला ऑर्बिट, ये है दूसरा ऑर्बिट, ये है तीसरा ऑर्बिट, और जो लास्ट ऑर्बिट होती है इसी को क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल, या इसी को बोलते हैं वैलेंस ऑर्बिट। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं पहले सेल में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में भी। तो अगर ये हमारा लास्ट वाला जो सेल है, अगर इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये एटम जो हमारा है ये स्टेबल कंडीशन में होगा। और मैं क्या बताया था शुरू में कि एटम अगर स्टेबल होता तो वो बॉन्ड ही नहीं बनाता। तो इनका कहना है लेविस कोसेल का कि कोई एटम जिसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल होगा और वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता है। लेकिन कोई और एटम जिसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 8 के अलावा कोई भी है, तो इसका मतलब वो स्टेबल नहीं है। और अगर वो स्टेबल नहीं है तो इसका मतलब वो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, ये ना। तो अगर कोई एटम स्टेबल नहीं है तो सिंपल सी बात है वो बॉन्ड बनाएगा, और बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड उन्हीं 3 तरीके से बनाएगा जो अभी हम लोग देख चुके हैं। आयनिक बॉन्ड बना सकता है, कोवैलेंट बना सकता है, कोऑर्डिनेट बना सकता है। लेकिन बॉन्ड कब बनाएगा, जब उसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। आगे सुनिएगा, अगला चीज है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जैसे कि हीलियम की बात करें। हीलियम एक ऐसा एटम है, ये भी शायद मैं कल बता दिया होऊंगा। हीलियम एक ऐसा एटम है जिसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी ये स्टेबल है। तो हीलियम को छोड़ करके और बाकी के जितने भी एटम्स हैं उन सब पर लेविस कोसेल थियरी वर्क करेगा। मतलब और जितने भी एटम हैं उनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, और नहीं है तो बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पे इनका कहना है कि कोई भी एटम 3 तरीके से बॉन्ड बनाता है। कौन कौन बॉन्ड बनाता है, तो हम लोग तीनों का नाम जान चुके हैं और तीनों को थोड़ा थोड़ा हम लोग सुन भी चुके हैं। हमने सबसे पहले बताया होगा कि सबसे पहला बॉन्ड था हमारा आयनिक बॉन्ड, फिर से था कोवैलेंट बॉन्ड, एंड तीसरा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये था ना, ये 3 तरह के बॉन्ड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो थोड़ा सा यहाँ सुन लेना। आयनिक बॉन्ड के बारे में बताया गया था कि एक एटम और ये है दूसरा एटम, एक सोडियम का एटम है और एक क्लोरीन का एटम है, दोनों अकेले अकेले हैं, दोनों स्टेबल नहीं है। अभी कैसे पहचाना स्टेबल नहीं है, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो 281 होगा, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,7 होगा। अगर हम इसे अबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी करेंगे तो यही आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1,
इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। मतलब दोनों के दोनों ऐसे हैं कि इनमें से किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में नहीं है। इसका मतलब ये भी चाहेगा खुद को स्टेबल करना और ये भी चाहेगा खुद को स्टेबल करना। तो ये कैसे स्टेबल कर सकते हैं? तो इसी केस में क्या होता है कि सोडियम देख रहा है कि मैं यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा करूंगा तब जाके मैं स्टेबल होगा, और क्लोरीन देख रहा है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से पा जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। क्यों? सोडियम के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और अगर मैं बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा तब ये स्टेबल होगा। या तो ये कर सकता है कि ये इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। और सोचो तो अभी इसका वैलेंस सेल कौन है? 3rd वाला। अगर मैं सोडियम का एटम बना दूं, ये हमारे पास सोडियम न्यूक्लियस जहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, पहला सेल, दूसरा सेल एंड तीसरा सेल। इस दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, हो गया 8, ठीक है। और ये लास्ट वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना? बताओ क्या क्या? अरे चलो ठीक है, 1 हो गया कब, ठीक है। तो सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और उसके बाहर वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, और उसके अंदर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अभी ये सोडियम का एटम है, इसके वैलेंस सेल की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ये निकाल देगा तो इसका वैलेंस सेल कौन बन जाएगा? सेकंड वाला। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट गया तो अब इस सेल का कोई मतलब ही नहीं हुआ है, इसका मतलब अब ये सेल खत्म हो गया। अब इसका वैलेंस सेल कौन हो जाएगा? सेकंड वाला। और सेकंड में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो सुनिएगा, सोडियम के लिए आसान ये होगा कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, न कि 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से खोजना शुरू करे। तो सोडियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है क्लोरीन को, और क्लोरीन को कितना चाहिए होता है? 1 ही चाहिए होता है। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये पाएगा, तो इसने निकाला तो इस पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज, और ये 1 इलेक्ट्रॉन पाएगा तो इस पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। अब देखा जाए तो सोडियम के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा जाए तो 2,8 होगा, यहाँ करा जाए तो हो जाएगा 2,8,8। क्या दोनों स्टेबल हो गए? मतलब दोनों अब इस केस में स्टेबल है। और ये है सोडियम आयन, ये है क्लोराइड आयन। अब तुम्हें पता है कि 2 अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और ये अट्रैक्ट करेंगे बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ वर्क करेगा, और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से सोडियम एंड क्लोरीन आपस में जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, एक दूसरे के पास हैं। तो इसी को हम बोल देते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या क्लियर है? सिंपल सा बात है यार, कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इसे स्टेबल किया, और ये खुद को भी स्टेबल किया, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। और ये 1 इलेक्ट्रॉन पाया होगा तो ये क्या हो गया? 8 अचीव कर लिया। इस तरह से दोनों स्टेबल हो गए, और दोनों स्टेबल हो गए मीन्स हमें ये तो चाहिए था कि दोनों एटम क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। और इस तरह से दोनों स्टेबल हुए, और किस बॉन्ड को बनाए? आयनिक बॉन्ड को बनाए, ठीक है ना? तो इस तरह से आयनिक बॉन्ड बनता है। अब हम बात करने चल रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड का एक एग्जांपल लेकर के। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताया हूं, शेयरिंग से ये बनता है। देखते हैं इसको भी। हमारे पास एक एग्जांपल है F2। F2 मींस फ्लोरीन क्लोरीन। ये हमारे पास फ्लोरीन का एक एटम और फ्लोरीन का एक एटम। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 9 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2,7, और इसका भी होता है 9, 2,7। क्या दोनों एटम के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है? नहीं ना। इसका मतलब कि ना ये स्टेबल है और ना ये स्टेबल है, तो दोनों अनस्टेबल वाली कंडीशन में है। तो दोनों चाहेंगे खुद को स्टेबल करना। अच्छा, क्या हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं कि इसका 1 इलेक्ट्रॉन उठा के इसे दे दें? अगर मैं ऐसा करूंगा तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसे दूंगा तो ये तो स्टेबल हो जाएगा, बट ये क्या स्टेबल हुआ? इसके वैलेंस सेल में अब 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन देने से अगर स्टेबिलिटी आती
तो हम इलेक्ट्रॉन निकाल करके बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन क्या ये निकाल करके इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो पा रहा है? नहीं। तो इसलिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ना ये निकालेगा और ना ये निकालेगा। मतलब दोनों में से कोई ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकाल करके स्टेबल हो। तो जब ऐसा कंडीशन है कि दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते तो करेंगे क्या? अच्छा, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? एक। और इसे भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मतलब दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा खुद को स्टेबल करने के लिए। ठीक है ना? अच्छा ये बताओ, अगर हम इसको एक इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं तो दे तो ये भी नहीं सकता, दे भी नहीं सकता। तो इसका एक ही उपाय है कि शेयर कर ले। मैं कल एग्जांपल जो बताया था उसी तरह से कर सकते हैं। देखो, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे कि दोनों लोग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं या दोनों एक दूसरे का यूज कर लेते हैं। जैसे बिल्कुल ऐसे समझो कि मान लो तुम्हारे घर पे ट्रैक्टर है और एक तुम्हारा दोस्त है जिसके वहां पेट्रोल पंप है। ठीक है ना? और तुम्हें जरूरत है कि उस ट्रैक्टर का जरूरत है अपने खेत में काम करने के लिए, और तुम्हारे पास ट्रैक्टर नहीं है, पेट्रोल पंप तुम्हारे पास है। तो तुम अपने दोस्त से कह सकते हो कि तुम अपना ट्रैक्टर दे दो 10 दिन के लिए, और 10 दिन के लिए तुम्हारे वहां से तेल भरवा लेना पेट्रोल पंप से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इससे क्या होगा, उसे तेल की जरूरत थी तो तुमने उसे तेल दे दिया, और तुम्हें ट्रैक्टर की जरूरत थी तो तुम्हें ट्रैक्टर मिल गया। मतलब दोनों ने अपने सामान का क्या कर लिया? शेयरिंग कर लिया। तो जब तुम्हें जरूरत थी तो तुमने उसके ट्रैक्टर का यूज कर लिया, जब उससे जरूरत थी ऑयल की तो वो तुम्हारे से ऑयल ले लिया। इस तरह से शेयरिंग कर लिया दोनों ने एक दूसरे के सामान का। तो इस तरह से दोनों के दोनों स्टेबल हैं। और उस मान लो शेयरिंग नहीं करते तो वो ट्रैक्टर नहीं दे सकता था और तुम ऑयल नहीं दे सकते थे, दोनों एक दूसरे को कुछ दे नहीं सकते थे। और लेकिन शेयरिंग करें तो इस तरह से दोनों का काम चल गया। ठीक है ना? उसी तरह से यहाँ करना है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन कमी है, तो ये क्या करेंगे, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको डॉट से दिखाता हूँ। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 2, 2, 4 एंड 2, 6, मैं दूसरे डॉट से इसको दिखा रहा हूँ, और इसको दूसरे, यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6 एंड एक इलेक्ट्रॉन, ये 7। अच्छा, अगर दोनों शेयर कर रहे हैं मतलब कि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसने, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में लगा दिया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक का नहीं है, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसका भी है और इसका भी है, मतलब ये कॉमन हो गया। समझ रहे हो ना? अब ये कॉमन इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे किसी एक का कंट्रोल नहीं है, दोनों का कंट्रोल रहेगा। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी गिने जाएंगे और इसके गिने जाएंगे तो देखो कितने हो गए, 8 हो गया, और इसके भी गिने जाएंगे तो इसके गिने जाएंगे तो गिन लो कितने हो गए, 6 to 8। क्या दोनों स्टेबल हो गए? तो इस तरह से हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, मतलब दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक सिंगल बॉन्ड बनता है, तो हम बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होती तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाते, और अगर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होती तो कितना बनाते, ट्रिपल बॉन्ड बनाते। समझ गए? तो दोनों के दोनों क्या स्टेबल हैं? ठीक है। अब थोड़ा सा इसको नोट कर लिया जाए रफली जल्दी से, कि कम से कम कुछ पढ़ाई कर हो पाए। ठीक है ना? आज मॉड्यूल मिल जाएगा, क्लास छूटेगा उसके बाद से जाके लेना। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में, लेकिन इतना जल्दी से नोट कर ले भाई सब लोग। जल्दी करो यार, बोले आगे।
कछुआ जैसे लिखोगे धीरे धीरे तुम लोग कैसे काम चलेगा? थोड़ा जल्दी से लिखो। हो गया? जो ये वीडियो देखेगा वही जान जाएगा कि बगल से कोई गुजरा है। मान लीजिए सही सर। हाँ। सर ये बीच का भी डालेंगे क्या? हाँ? इसको काट के हटाएंगे नहीं क्या? ऐसे ही बढ़ जाएगा क्या? इसमें काटना अपना है? कहेंगे सर इसमें अरे वो क्लास वाला माहौल है सर कहेंगे सब इसमें काटने उठने की बात होगी। नहीं, कुछ रीड नहीं करना है। हो गया सर। चलो इससे हटाया जाए। थोड़ा सुनेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। क्या है ये? एक जगह घूमना है यहाँ पे। सुनेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या मतलब है? यहाँ पर भी हम एक एग्जांपल ले लें। जैसे क्या देखना है से? अगर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे O3 ओजोन, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला है। यहाँ देखा जाए, इससे आसान लेते हैं थोड़ा सा। अमोनियम आयन पहले ही तक हो जाएगा तो बेहोश हो जाओगे। अगर हम देखें अमोनियम आयन को, तो नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन का प्लस चार्ज है। मतलब ये नाइट्रोजन इधर लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन और 1 इधर लगा है हाइड्रोजन। अच्छा ये बताओ, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। अरे भाई, नाइट्रोजन मीन्स 7 और 2,5, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3। और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। और तुमने पढ़ा होगा, पढ़ा क्या होगा अभी सुन लो। जिस तरह से हीलियम होता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन पे स्टेबल हो जाने वाला, उसी तरह से हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन के भी वैलेंस शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो वो भी एक स्टेबल कंडीशन में जाता है। तो यहाँ पर इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसको 3 इलेक्ट्रॉन की। और हम देखें तो जो हाइड्रोजन है वो 4 है और उसमें से 1 हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है। और प्लस चार्ज की बात करें तो इसका मतलब हुआ क्या? अरे भाई, 1 ही इलेक्ट्रॉन उसके पास है और वो भी लॉस कर दिया है। मतलब इसके ऊपर क्या कोई इलेक्ट्रॉन होगा? इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, मात्र इसके पास 1 प्रोटॉन होगा। मैं तो बताया होगा बहुत पहले कि हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये भी तुम निकाल दोगे तो बचेगा क्या? सिर्फ 1 प्रोटॉन बचेगा। तो हाइड्रोजन आयन में बस 1 प्रोटॉन बचा है। तो टोटल इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? इसको 2 चाहिए होंगे। और जो न्यूट्रल वाले हैं उनको कितना चाहिए होगा? 1। तो ध्यान सुनिएगा, जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है किसी एटम को, वो उतने ही, जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन का वो शेयरिंग करता है। जैसे अगर मैं इस नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। और देखा जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया है, 1 हाइड्रोजन का, 1 नाइट्रोजन का, 1 हाइड्रोजन का, 1 नाइट्रोजन का, 1 हाइड्रोजन का। क्या ये हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए? क्योंकि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है ना। उसी तरह से भी शेयरिंग हो गए, ये भी शेयरिंग का हो गया। समझ में आ रहा है ये बात ना? और नाइट्रोजन के पास कितने टोटल इलेक्ट्रॉन थे? 5। 1 यहाँ शेयर किया, 1 यहाँ, 2 बच गए। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, अब ये एक्चुअल में इसके साथ शेयर करेगा। तो थोड़ा सा देखेंगे, अमोनियम आयन की मैं जो बात कर रहा हूँ, इसमें 3 कोवैलेंट बॉन्ड दिखे हमें, जो कि हम उधर वाले तरीके से बनाए हैं। अरे भाई, अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 है। देखो तो 2 to 4 to 6 and to 8। ये शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन दोनों का होता है, इस हाइड्रोजन का भी होगा और इस नाइट्रोजन का भी होगा।
इस नाइट्रोजन का होगा, नाइट्रोजन का होगा, इस तरह से देखा है। नाइट्रोजन के पास कितने हो गए? 2 2 4 2 6 एंड 2 8। और हाइड्रोजन के पास 2 है यहाँ पे, 2 है यहाँ पे, 2 यहाँ पे भी है। तो हाइड्रोजन भी स्टेबल, नाइट्रोजन भी स्टेबल। लेकिन क्या ये हाइड्रोजन स्टेबल है? इस हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो अब इसका क्या होगा? तो इसको स्टेबल करने के लिए ये नाइट्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है, कहता है लो यूज करो। मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग पे लगा देता है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के भी हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन उस हाइड्रोजन के भी हैं, लेकिन यहाँ शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन सिर्फ नाइट्रोजन दे रहा है। यही थोड़ा सा अंतर होता है। यहाँ देखा गया है कि दोनों ने शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन लगाया, दोनों ने इलेक्ट्रॉन लगाया, मतलब इसे म्यूचुअल शेयरिंग बोलते हैं। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉन का यूज नाइट्रोजन भी कर सकता है और हाइड्रोजन आयन भी कर सकता है। लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से? नाइट्रोजन की तरफ से। तो बस यही अंतर होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, कि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है बट कोई एक ही एटम करता है, जैसे कि यहाँ नाइट्रोजन भी किया है। ठीक है ना? तो अभी ये थोड़ा सा स्टार्टिंग है, अब ये पहला एग्जांपल है तो थोड़ा कम समझ में आया होगा। अभी धीरे धीरे जब डिटेल में करेंगे तो इसके कई सारे एग्जांपल लेंगे तो ये अपने आप डिटेल में समझ में आ जाएगा। अभी हमने तीनों बॉन्ड का एक एक एग्जांपल समझाया है, हो सकता है ये भी कम समझ में आया होगा, लेकिन अभी हम डिटेल में करेंगे जब एक एक बॉन्ड को अकेले में, तो डिटेल में कई सारे जब एग्जांपल होंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको बना ले सब लोग। अब आते हैं आयनिक बॉन्ड पे। अब सिर्फ और सिर्फ आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करना है और पूरी तरह से आयनिक बॉन्ड के बारे में क्या क्या चीजें हैं उसको डिस्कस कर लिया जाए। अच्छा, इस बॉन्ड का बनना थोड़ा सा समझ में आया ना, इसी का बनना समझना भी है। ये बाकी का तो कोवैलेंट के साथ चलेगा, मेन यही हमारा कोऑर्डिनेट में मैं समझाना हूँ यहाँ। ठीक है, आ जाते हैं आयनिक बॉन्ड पे, थोड़ा सुनेंगे सब लोग। तो पहली चीज तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है ये हमने देख लिया है कि दो एटम्स के बीच में आयनिक बॉन्ड तभी बनेगा जब एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा और एक एक्सेप्ट करेगा। तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, इस पर माइनस आएगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आयनिक बॉन्ड बोल दिया जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ आयनिक बॉन्ड पे। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है देख लिया है। एक टर्म है यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी, थोड़ा सा सुनेंगे। इलेक्ट्रोवैलेंसी, देखो वैलेंसी का मतलब पहले से जानते होंगे सब लोग, क्या होता है? वैलेंसी का मतलब होता है बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेसिटी। कोई भी एटम कितना बॉन्ड बना सकता है वही उसकी वैलेंसी होती है। अगर कोई एटम एक बॉन्ड बना पा रहा है तो उसकी वैलेंसी 1 होती है, अगर 2 बॉन्ड बना पाता है तो उसकी वैलेंसी 2 होती है। तो ये तो पहले से हम जानते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंसी का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब होता है कि कोई भी एटम कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वही उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल जो लिया था सोडियम क्लोराइड वाला, तो सोडियम और क्लोराइड में सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया था तो सोडियम पे +1 चार्ज आ गया था, क्लोराइड पे क्लोरीन पे 1 माइनस चार्ज आ गया था। तो यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, मतलब इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो गई? 1 हो गई। अगर यही यहाँ पे सोडियम के बजाय अगर मैं मैग्नीशियम लिया होता तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है। क्लोरीन के साथ जुड़ने के लिए, 2 क्लोरीन के साथ जुड़ने के लिए एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन निकाले 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है। ये भी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे वो डिटेल में, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। अभी ध्यान सुनना, अगर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो इसके ऊपर 2+ चार्ज होगा, मतलब इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी? 2 होगी। तो कोई भी एटम जितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है वही उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए
कोई एटम जितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है वही उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है। चलेगा? आगे सुनेंगे क्या कंडीशन है आयनिक बॉन्ड बनने का, यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइनें होंगी, तो बहुत अच्छे से सुनना। ये अभी हमने बात किया आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, तो हम डिस्कस कर चुके हैं। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है ये देख लिया। अब हम बात करने चल रहे हैं कि क्या कंडीशन होती है आयनिक बॉन्ड बनने की, कि आयनिक बॉन्ड ही बनेगा, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है। अगर आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा, तो आते हैं देखते हैं। तो कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे दो कंडीशन है। सबसे पहली चीज कि जो भी एटम, क्या सुनना, जो भी एटम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है उस एटम की बात हो रही है, वो एटम इलेक्ट्रॉन डोनर वाला जो एटम है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होनी चाहिए, पहला क्राइटेरिया। और दूसरा, जो एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब जो एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, उस एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लो, बहुत ही हाई होनी चाहिए। ये दोनों चीजें क्या हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी इसका लो क्यों होना चाहिए, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई क्यों होनी चाहिए। थोड़ा सुनेंगे। ये बात सबको पता है आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में कि क्या होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी मिनिमम हम खर्च करते हैं उसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। ये बात पता है? अच्छा ये बात बताओ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक एटम है जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ा होगा, ये ना हुआ। और तुम सोचो कि अगर ये क्लोरीन इससे एक इलेक्ट्रॉन मांग ही रहा है और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो अगर इस क्लोरीन को ये इलेक्ट्रॉन पाने में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ा, या ऐसे कर सकते हो कि ये क्लोरीन बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च किया इससे इलेक्ट्रॉन पाने के लिए, तो क्या ये आसान तरीका है? नहीं। ध्यान सुनो फिर से, मैं शुरू में भी बता चुका हूँ कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जितना कम होगा एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान होता है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस एटम से मैं 2 जूल की एनर्जी खर्च करके इलेक्ट्रॉन निकाला, इसका मतलब ये एटम बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा है, ये मतलब हुआ। और अगर मैं कह रहा हूँ कि एक एटम है जिसका ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, और मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च किया हूँ, 100 जूल की एनर्जी खर्च किया, इसका मतलब मैं जब 2 जूल की दिया होगा तो नहीं निकाला होगा, 5 जूल का दिया होगा तो नहीं निकाला होगा, 10 जूल का एनर्जी दिया होगा तो नहीं निकाला होगा। मतलब मैं एनर्जी धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते जब 100 जूल पे पहुंचा तब जाके ये इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है ना। अब सोचो आयनिक बॉन्ड बनना है और कोई एक एटम है जिसको इलेक्ट्रॉन निकालना है और एक एटम है जिसको लेना है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा ही नहीं तो दूसरा वाला पाएगा ही नहीं, और ये पाएगा नहीं तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं। तो आयनिक बॉन्ड जल्दी से बने इसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी काफी लो होना चाहिए। अरे भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी जब बहुत कम होगा तभी तो ये एटम फटाक से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और अगर तुरंत इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसका मतलब ये तुरंत इलेक्ट्रॉन पा जाएगा, और अगर ये तुरंत इलेक्ट्रॉन पाएगा तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तुरंत बनेगा, और तुरंत बनेगा तो आयनिक बॉन्ड भी तुरंत बन जाएगा। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब जो एटम इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन वो जल्दी निकालेगा नहीं, तो जल्दी से आयनिक बॉन्ड बनेगा नहीं। एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई क्यों होना चाहिए, जो भी एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई क्यों जरूरी है, तो थोड़ा सुनना। ये मैं तुम्हें बताया होगा कि जितनी एनर्जी तुम्हारे पास कम होगी, सुनो क्या बोल रहा हूँ,
कोई भी एटम जितना, ये शायद हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में पढ़े होंगे कि कोई एटम जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन पा करके, वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल स्टेट में पहुंचता है। और ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि अगर कोई एटम जिसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब उसके पास स्टेबिलिटी क्या होगा, काफ़ी कम होगा। एनर्जी ज़्यादा का मतलब स्टेबिलिटी कम, समझ रहे हो? तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि मैं यहाँ पे दो एटम ले लूँ, एक एटम ये है और एक एटम ये है। ठीक है, अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड करने के बाद से इसने निकाला एनर्जी 2 जूल का, और यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये एनर्जी निकाला 50 जूल का। तो बताओ, जब ये 2 जूल की एनर्जी निकाला होगा तो इसके पास बाकी कितनी एनर्जी बची होगी, और अगर ये 50 जूल का एनर्जी निकाला तो इसके पास एनर्जी क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। मतलब ध्यान सुनना, इन दोनों में से कौन सा एटम है जो हाईली लोअर एनर्जी स्टेट में पहुंचेगा? सेकेंड वाला। इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें ऐड करेंगे तो ये ज्यादा एनर्जी निकाल रहा है, मतलब ये काफी लो एनर्जी स्टेट में पहुंचेगा, और ये 2 जूल की एनर्जी मात्र निकाल रहा है। तो क्या इसका एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा? नहीं, थोड़ा सा कम होगा। तो ध्यान सुनिएगा, कोई एटम इलेक्ट्रॉन पा करके जितना ज्यादा एनर्जी निकालेगा वो उतना ही लोअर एनर्जी स्टेट में पहुंचेगा। और मैं ये पहले ही बता चुका हूँ, कोई एटम जितना ही लोअर एनर्जी स्टेट में होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो इसका स्टेबल होना मतलब ये ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। ये जितना ज्यादा एनर्जी निकालेगा ये उतना ही लोअर एनर्जी स्टेट में पहुंचेगा, मतलब इस एटम की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और अगर इस एटम की स्टेबिलिटी ज्यादा है और ये भी अगर इसके साथ जुड़ा है तो ओवरऑल मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है? तो दो एटम्स जो एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होना क्यों जरूरी है, और जो ले रहा है इलेक्ट्रॉन उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होना क्यों जरूरी है? तो ये मिनिमम एनर्जी स्टेट में जाने के लिए और ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, दोनों कहानी है। ठीक है ना? थोड़ा सा रफली से नोट कर लो, तो बहुत काम की चीज़ है। ठीक ना? इस पे क्वेश्चन बना हुआ है और ये पूछा भी जा सकता है। अगला कंडीशन सुनेंगे सब लोग। तो ये तो हमारी पहली कंडीशन हो गई कि जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो, और जो ले रहा है इलेक्ट्रॉन उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि एक एटम जो जनरली इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, जो डोनर एटम है, डोनर मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकालने वाला है, जो डोनर एटम है उसकी, ध्यान सुनिएगा, वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब कि जो एक्सेप्टर एटम है उसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है ना? तो सुनेंगे, मैं अभी बोला हूँ कि एक एटम जिसके वैलेंस सेल जो इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहा है उसके वैलेंस सेल में 1 हो या 2 हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, और जो ले रहा है उसके वैलेंस सेल में 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब ये कंपेयर करना होगा। जैसे अगर एक एटम जो एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है तो उसके साथ वही एटम आयनिक बॉन्ड बना सकता है जिसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 7। तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो एक इलेक्ट्रॉन पा करके स्टेबल हो जाएगा। समझ रहे हो? यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस सेल में है तो इसके वैलेंस सेल में कितना होना चाहिए, 6, कि यही 2 इलेक्ट्रॉन ये पा करके क्या हो जाए, स्टेबल। और इसके वैलेंस सेल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे वाले के वैलेंस सेल में कितना होना चाहिए, 5, कि ये 3 इलेक्ट्रॉन पा करके ये स्टेबल हो जाए। समझ गए होगे? तो दोनों एटम एक दूसरे के साथ
बिल्कुल इस तरह से होने चाहिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके स्टेबल हो जाए तो ये पा करके स्टेबल हो जाए। मतलब जो कंडीशन है वो ऐसा नहीं हो सकता, ध्यान सुनिएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि इस एटम के वैलेंस सेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन हो और इसके भी वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो। अगर दोनों एटम के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो क्या ये आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं? नहीं। ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कंडीशन में अब नहीं है और ना ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कंडीशन में होगा, लेने की कंडीशन में दोनों है। तो जब दोनों लेने की कंडीशन में होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कंडीशन में होंगे, तो क्या ये आयनिक बॉन्ड बना पाएंगे? नहीं। इसीलिए जरूरी है कि एक के पास एक्सेस हो इलेक्ट्रॉन का, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो, तो दूसरे के पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए, तभी ये निकालेगा और वो लेगा, तब स्टेबिलिटी आएगा। तो क्या कंडीशन है आयनिक बॉन्ड बनने का? तो यही दोनों कंडीशन है। पहला चीज कि जो एटम डोनर है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम, जो एक्सेप्टर है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई है, और जो डोनर है उसके वैलेंस सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन, और जो एक्सेप्टर है उसके वैलेंस सेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद से हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं आयनिक कंपाउंड की? तो ये हमने डिस्कस किया, आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है और क्या क्राइटेरिया है बनने का, वो देख लिया। एक एग्जाम्पल भी देख लिया हमने, 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं और उसके बाद से प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो ये सब बातें एग्जाम्पल एक्स्ट्रा 1-2 और जो प्रॉपर्टीज वाला है वो अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, बस आज की कहानी यहीं तक, इसे कैंसिल कर दो।